जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 साइंस के सिलेबस को, और वो भी पहले चैप्टर से, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। स्टार्टिंग करते हैं हमारे सामान्य नॉलेज से। हम अपने चारों ओर बहुत से परिवर्तन देखते हैं, जैसे बर्फ पानी में चेंज होती है, पानी भाप में चेंज हो सकता है, भाप वापिस पानी में चेंज, पानी वापिस बर्फ में चेंज हो सकता है। ये चेंज हम देखते हैं। दूध से दही बन सकता है, लोहे पर जंग लग सकता है, कोयला जल सकता है, कागज जल सकता है, भोजन का पाचन होता है। इन चेंज की अगर हम बात करें, जो उदाहरण के रूप में टॉपिक को समझने के लिए हमने यहां लिखे हैं, भी इन चेंज से हम क्या सीख रहे हैं, क्या हमें समझ में आता है, उसी बात को समझना है। चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको अपने जीवन से जोड़ना है और उसको साइंस की परिभाषा में सेट करना है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाकर इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए इस पर गौर कीजिएगा, साइंस आपको बहुत आसान लगेगी। देखिएगा, बर्फ जब पानी में चेंज हो रही है या पानी जब भाप में चेंज हो रहा है, तो हम बाहर से अगर देखें तो हमें क्या दिखेगा? भी बर्फ है वो ठोस है, जिसको एस से लिख सकते हैं सॉलिड। पानी है वो द्रव है, लिक्विड है, तो एल से लिख सकते हैं। भाप वाष्प है, वेपर है, उसे हम जी यानी गैस के रूप में लिखते हैं। तो बाहर से देखोगे तो ये आपको ठोस, ये आपको द्रव और ये आपको गैस रूप में दिखाई देगी। लेकिन आप समझिए, आपको अच्छे से पता है भी ये तीनों ही क्या है? पानी है। पानी की ही बर्फ है, पानी का ही जो वेपर है वो है भाप है। तो अंदर की बात करें, यानी सूत्र के रूप में बात करें, तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर जल का एक अणु बनाता है। तो बर्फ भी H2O है, ये पानी भी H2O है और भाप भी H2O है। तो अंदर तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। चेंज कहां हो रहा है? सिर्फ बाहर से देखने पर, यानी इसकी जो अवस्था है, प्रॉपर्टी है, वो चेंज हो रही है, जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है। तो जो दिख रहा है उसको हम यहां लिख लेते हैं ताकि आसान रहे समझना। तो यहां अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जब किसी की बाहरी अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं भी भौतिक गुण में चेंज होता है। भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ। भौतिक गुण का मतलब उस पदार्थ का रंग कैसा है, आकार कैसा है, स्वरूप कैसा है, उसकी अवस्थाएं कैसी है। तो यहां एक उदाहरण में हमने अवस्थाएं, तो अवस्था में चेंज हो रहा है, वो भी उसका हम कहेंगे भी किसी पदार्थ के भौतिक गुण में चेंज हो रहा है। लेकिन क्या अंदर कुछ चेंज हो रहा है? अंदर की बात आती है तो उसके लिए शब्द आता है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ बाहरी रूप से चेंज हो रहा है, अंदर से कोई चीज चेंज नहीं हो रही। और जब कोई अंदर से चीज चेंज नहीं हो रही तो हम कहते हैं भी कोई नया पदार्थ नहीं बना। नया पदार्थ नहीं बना। और साइंस में इस प्रकार के परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। जब किसी परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इस प्रकार के परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। और एक चीज और समझिए आप, ये जो भौतिक यानी फिजिकल जो चेंज है, ये अस्थायी है, टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि जब हम बर्फ को गर्म करते हैं, गर्म करने को ऐसे त्रिभुज से, ट्राइंगल से शो करते हैं, इसका मतलब हम इस बर्फ को गर्म कर रहे हैं। जब बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी में चेंज हो रहा है। पानी को गर्म करते हैं तो भाप में चेंज हो जाता है वो। लेकिन भाप को जो वापस ठंडा करेंगे तो वो पानी में चेंज हो जाएगा, पानी को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ में चेंज हो जाएगा। तो जो चीज थी वो वापस बन सकती है इसमें, कब? जब परिवर्तन कैसा हो? फिजिकली चेंज होता है। इसलिए हम ये कहते हैं भी भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है,
क्योंकि इसमें कोई भी नया पदार्थ, कोई नई चीज नहीं बनती, केवल बाहरी रूप से चेंज आता है। तो जैसे हम किसी बच्चे को देखते हैं, वो कभी पतला था, अब वो मोटा हो गया, पहले वो छोटा था, अब लंबा हो गया। तो इस प्रकार से आप जो बाहर से कोई चीज देख रहे हो, तो हम कहेंगे भी हम उसकी फिजिकल चेंज को देख रहे हैं। उसका माइंड डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, ये तो बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा। तो अंदर की बात जब पता नहीं चले, बाहर की बात का पता चलता है सिर्फ, और अंदर किसी प्रकार का पदार्थ के अंदर, मैटर के अंदर कोई चेंज नहीं होता, तो इस प्रकार के चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है। अब इधर के उदाहरण पर बात करें, क्या दूध से दही बन गया, तो क्या आपको पता है भी हम इस दही से वापिस दूध बना सकते हैं क्या? आपको अच्छे से पता है ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो गांव में जो लस्सी है, छाछ है, वो बड़ी आसानी से पड़ोसियों के यहाँ मिल जाती है, या आपके घर से कोई लेके जा सकता है, छाछ लेके जाएगा फ्री में और घर पर जाकर दूध बनाकर बेच सकता है। लेकिन हमें अच्छे से पता है ऐसा संभव नहीं है। लोहे पर जंग लग गया तो जंग से वापिस लोहा नहीं बन सकता। कोयला जल गया, कागज जल गया, राख बन गई, हम राख से वापिस कोयला या कागज नहीं बना सकते। भोजन का एक बार पाचन हो गया तो उस पचित भोजन से हम वापिस मूल भोजन है वो नहीं बना सकते। तो यहां इसके अंदर हम क्या समझ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक बार यहां जो चेंज हो गया वो चीज वापिस नहीं बन रही, जबकि यहां क्या है, एक बार कोई चीज बन गई तो हम उसको वापिस बना सकते हैं। तभी तो हमने कहा भी ये अस्थायी है, जबकि यहां वो चीज वापिस नहीं बन रही है। तो ये परिवर्तन किस प्रकार का हुआ? ये परिवर्तन परमानेंट हुआ, स्थायी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर नया पदार्थ बनता है, यहां नया पदार्थ बनता है। दूध से दही बन गया तो एक नई चीज बन गई, अब वापिस उससे दूध नहीं बनेगा। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नई चीज का, नए मैटर का, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज कहा जाता है इस प्रकार के चेंज को। और जब रासायनिक चेंज होता है, रासायनिक चेंज आप सीधा ये समझे भी अंदर भी चेंज हो गया। जब अंदर का सिस्टम चेंज हो गया तो मान के चलिएगा यहां उस पदार्थ में बाहरी रूप से भी चेंज होगा। तो यहां भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इस रासायनिक परिवर्तन में दोनों ही, अर्थात भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों ही चेंज होते हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है उसे कहा जाता है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और यहां उस पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों में ही चेंज है वो हो जाता है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हम पहचान कैसे करेंगे भी चेंज हो गया। तो इस चेंज के पहचान की अगर बात करें तो कुछ लक्षण हैं, कुछ मुद्दे हैं जिनसे हम आइडिया लगा सकते हैं भी परिवर्तन है वो परमानेंट हुआ है। जैसे कुछ तो भौतिक वाले ही होंगे, जैसे पदार्थ की अवस्था में चेंज हो जाए, ये एक हिंट है। अवस्था में चेंज यानी परिवर्तन, या बनने वाला जो पदार्थ है अब वो अलग कलर का है तो यानी रंग का चेंज हो गया उसके अंदर, या उसके अंदर से किसी गैस का उत्सर्जन हो गया। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, भी कोई एक चीज बनी और साथ में कोई गैस है वो भी निकल गई। या हो सकता है टेम्परेचर में चेंज आ जाए, ताप में परिवर्तन आ जाए। तो ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से हमें हिंट मिलती है, पहचान करने में सहायता मिलती है भी वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इस रासायनिक परिवर्तन को हम साइंस के अंदर रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक परिवर्तन को किस रूप में लिखते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं, इसके रूप में प्रकट करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आपसे पूछी जा सकती है बोर्ड परीक्षा में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बात वही ऊपर वाली चलेगी, शब्दों का खेल है बस।
किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और उसी बात को हम कहेंगे, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप शब्द के रूप में लिख दें, यानी शब्द समीकरण के रूप में लिख दें, और दूसरा तरीका होता है रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दें। समझिएगा, रासायनिक चेंज को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को दो तरीके से लिख सकते हैं, शब्द समीकरण के रूप में यानी इक्वेशन के रूप में, और दूसरी केमिकल इक्वेशन के रूप में यानी फॉर्मूले के साथ, किसी सिंबल प्रतीक के साथ लिख सकते हैं। अब आप समझे पहले भी शब्द रूप में कैसे लिखी जाती है, तो एक उदाहरण आप गौर से समझिएगा, एक एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा गौर से। क्या मैग्नीशियम एक धातु है, मैग्नीशियम धातु को वायु के अंदर जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसका रंग है वो सफेद होता है। यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, जिसका टेस्ट किया, जांच की तो पता चला भी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और जो चीज मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी उसके गुण मैग्नीशियम से बिल्कुल अलग थे, तो हमने कह दिया भी इसमें क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे अब इसको शब्द रूप में लिखें, मैंने कहा मैग्नीशियम, तो हम पहले लिखें मैग्नीशियम, शब्दों के रूप में लिखना है। किसके अंदर जलाया आपने, ऑक्सीजन यानी वायु, या ऑक्सीजन लिखते हैं, एक ही बात है, वायु के अंदर ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, जो सफेद रंग का एक चूर्ण था। तो जो चीज आपने ली, पहले मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन के साथ उसको जलाया, तो जो पहले काम किया उसको हमने शुरू में शॉर्टकट मैग्नीशियम और दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाकर ऑक्सीजन लिख दिया। फिर तीर का निशान लगाया, तीर का निशान लगाकर जो चीज बनी उसको लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप इस प्रकार से पूरे नाम लिखते हो तो उसको कहा जाता है शब्द समीकरण कहा जाता है। लेकिन ये तो लंबे चौड़ा काम हो गया, बड़े बड़े नाम लिखने पड़ेंगे और बहुत सी बातें हैं वो इनसे क्लियर नहीं होती। इसलिए साइंस में जो परिपाटी है वो यही है, रासायनिक अभिक्रिया को हम मुख्यतः रासायनिक समीकरण के रूप में ही लिखते हैं, यानी फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम, अब हम उसको इसी शाब्दिक समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें तो मैग्नीशियम का सिंबल प्रतीक होता है Mg, M बड़ा G छोटा, Mg को मैग्नीशियम कहते हैं। और ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन है वो आणविक रूप में, मैग्नीशियम एक परमाणविक रूप में है, एक लिखा है, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन मिलकर एक अणु बनाती है O2। फिर तीर का निशान लगाया और क्या बना, मैग्नीशियम और ऑक्साइड, और यहां हमने बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया एक बार। तो जब आपने इस शाब्दिक स्वरूप को इस प्रकार प्रतीक और सूत्रों के रूप में लिखा तो इसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जब कोई चीज आपस में मिलती है, मिलने वाली इन दोनों चीजों को, इन पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक। इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट यानी आर। और जो चीज बनती है इस साइड में, चाहे 1 बने चाहे 2 बने, इन्हें कहा जाता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच में तीर का निशान लगा दिया जाता है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, जिधर लेफ्ट हैंड साइड में हम अभिकारक लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट लिखते हैं। ये हमारी लिखने की परिपाटी है।
और हम उसी परंपरा परिपाटी को अपनाते हैं भी। लेफ्ट हैंड साइड में हम जो चीज मिलती है वो लिखते हैं और जो बनता है उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और किसी अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। ये इस प्रकार से हम शाब्दिक रूप और सूत्र रूप में समीकरण लिखते हैं और हमें ज्यादातर किस रूप का इस्तेमाल करना है? रासायनिक समीकरण रूप का इस्तेमाल करना है। रासायनिक समीकरण के रूप में, केमिकल के रूप में इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या आने चाहिए? उनके सिंबल और उनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, जिसका अभ्यास है वो 9th क्लास में करवाया जाता है। फिर भी किसी बच्चे को समस्या आती है, कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं विश्वास दिलाता हूं आपको भी इस पूरे सिलेबस में आपको फॉर्मूलों को लेकर कोई समस्या नहीं आने दूंगा। इनको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको इतना सहयोग करना है भी जिस तरीके से आपको पढ़ने का कहूं, समझने का कहूं, उस चीज को आपको फॉलो करना है। साइंस से आपको प्रेम हो जाएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा इस साइंस को पढ़ने में, बस आपको थोड़ा सा हौसला रखना है। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, तो ये उदाहरण भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है भी। मैग्नीशियम के तार को, फीते को जब वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, और एक चीज और समझ लीजिए, किसी भी चीज को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है साइंस में उसको कहा जाता है दहन। तो आप साइंस में कहीं भी दहन शब्द आप पढ़ें तो आप समझ लेना भी उस चीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने को कहा जाता है दहन। तो मैग्नीशियम के फीते का जब दहन करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, एक सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे रंग में चेंज आ गया तो हमें आइडिया हो गया भी हाँ ये एक नई चीज है। फिर इसका परीक्षण कर लिया जाता है तो क्लियर हो जाता है भी हाँ यहां पर जो परिवर्तन हुआ है वो केमिकल चेंज हुआ है। और कोशिश की भी मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस मैग्नीशियम बनाए तो संभव नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये चीज अपने आप इसके अंदर है वो चेंज है, नहीं हो सकती। तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, यहां पर ये एक परमानेंट परिवर्तन हो गया, एक स्थायी परिवर्तन हो गया, जो क्या कहलाया? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के रूप में बताते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का प्रदर्शन हम रासायनिक समीकरण के रूप में करते हैं, एक समीकरण इक्वेशन के रूप में, फॉर्मूलों के रूप में लिखते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका आगे अभ्यास भी करते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। एक पदार्थ का एक उदाहरण फिर मैं आपको सुना रहा हूं। देखिए एक पदार्थ है, यहां पर इंग्लिश में लिख देता हूं पहले, मेथेन, हिंदी में कहेंगे मेथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलते हैं तो इनसे जो फॉर्मूला बनता है उसका नाम है मेथेन। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। जिस पदार्थ में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर याद रहे नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे टेंशन मत ले लेना भी ऐसे नए नए नाम बता दिए हमने तो सुने ही नहीं, लेकिन एक बार सुन तो सकते हो, याद मत करना चाहिए। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, अब याद कीजिए मैंने आपको एक बात कही कि किसी भी पदार्थ को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे दहन कहते हैं। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसलिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इस हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे यानी उसका दहन करते हैं तो क्या बनता है? हमेशा ही ध्यान रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिकों का जब भी दहन किया जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में पानी बनेगा। कभी भी इस पूरी किताब में आगे जाकर भी कई ऐसे उदाहरण आएंगे तो आप एक ही बात समझनी है और आगे हम बार बार इनका रिवीजन भी करेंगे तो अपने आप झक मार के याद हो जाएगी ये।
हाइड्रोकार्बन का जब भी ऑक्सीजन के साथ दहन करवाएंगे, जलाएंगे उसको, तो दो चीज बनेगी। एक C है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा और इसका जो H है वो जल के रूप में चेंज हो जाएगा। तो मीथेन का, मेथेन का या हाइड्रोकार्बन का जब दहन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है? पानी बनता है। तो अब आप शाब्दिक रूप से लिखोगे तो क्या हो जाएगा? मेथेन प्लस ऑक्सीजन और क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिख दोगे, वो शाब्दिक रूप हो गया। सूत्र रूप में क्या लिखोगे इसको? CH4 प्लस O2, फिर तीर का निशान और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस H2O बना। कैसे बना, क्या बना, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आप ये समझिए भी ये कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ कम्बख्त को जलाएंगे तो एक तो गैस निकलेगी और साथ में पानी बनेगा। जैसे होता, पहले हम भी ठोस, लिक्विड और गैस लिखने की परंपरा है, क्योंकि गैस उड़ जाती है तो इसलिए ज्यादातर आप जब समीकरण देखोगे आपको गैस जो भी बनती है वो बाद में लिखी हुई मिलेगी। लेकिन इस अभी हम सामान्य प्रक्रियाओं में अगर आप पहले लिखते हो, करते हो, तो न कोई नंबर कटेंगे और न ही कोई ऐसी गलती है वो मानी जाएगी, क्योंकि वो परिपाटी है बाद में लिखने की। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम गैस पहले लिख दें, पानी बाद में लिख दें, उससे ज्यादा आपको घबराना नहीं। तो CH4 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, दोनों के बीच में तीर का निशान। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है और ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट है, और दोनों के बीच में तीर का निशान लगा दिया। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन अर्थात मीथेन के दहन की समीकरण है वो लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? दो नई चीज बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ गई वायुमंडल में और पीछे क्या बचा? पानी। अब ये दोनों वापिस आपके पास हो तभी तो ऐसा संभव हो पाए। तो यहां जो चीज बनी वो क्या हो गई? नई चीज बन गई। तो हमने कहा यहां पर केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज हुआ है तो हम इसको किस रूप में बताएंगे? हम केमिकल रिएक्शन के रूप में बताएंगे। और केमिकल रिएक्शन को हम किस रूप में लिखेंगे? हम केमिकल इक्वेशन के रूप में। हुआ क्या? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? केमिकल रिएक्शन के रूप में। और फिर इसको किस रूप में लिखते हैं? केमिकल इक्वेशन के रूप में। तो केमिकल चेंज होना, और अपना चैप्टर भी यही है भी केमिकल चेंज होता है वही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण रूप में लिखना। तो एक ही ये अपने आपको समझाने के लिए था भी किसी भी पदार्थ में दो प्रकार का चेंज होता है, या तो फिजिकली चेंज बाहरी रूप से, या केमिकल चेंज बाहरी और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार के चेंज है वो होते हैं। और चेंज को केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के रूप में हम लिखते हैं। इसके बाद आप देखिए इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 और 1 3 है। तो हमें थोड़ा सा इसकी कहानी को बैलेंस करना होगा। तो 2 और 3 है तो इधर हम कर देते हैं 2। इधर आप 2 करोगे तो ऑक्सीजन आपके पास कितने होंगे? ऑक्सीजन आपके पास 4 होंगे, और इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर हम 2 लगा देते हैं। तो 2 और 2, अब ये सारा बैलेंस हो गया। मैंने इधर 2 लगा दिया ऑक्सीजन से पहले और जल से पहले 2 लगा दिए। अब आप ये सोच सकते हो भी ये क्या नया पंगा है? पहले तो ये कहा कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और H2O बनाते हैं। फिर सर ने फिर ऑक्सीजन से पहले अपनी मर्जी से 2 लगा दिया और जल से पहले 2 लगा दिया। देखिएगा ये दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट है इसके अंदर उसके बैलेंस के लिए लगाए जाते हैं। अभी आप टेंशन मत लो, अगले वीडियो क्लास में हम इसी चीज को अच्छे से समझेंगे भी किसी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है, और रासायनिक समीकरण का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो क्यों किया जाता है। ये अगले वीडियो क्लास में हम इसी मुद्दे को अच्छे से समझेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें, आप चाहे आराम से करें, अच्छे से करें, लेकिन कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान।
थोड़ा सा इसको आप ये मानते हुए समझना और सुनना और पढ़ना और नोट्स के रूप में लिखना भी, ये चीज मेरे समझ में आ रही है। जब अंदर आपके सकारात्मक ऊर्जा होगी और कुछ सीखने की लालसा, कुछ ललक आप में होगी, तो 100% ये साइंस आपकी गुलाम होगी और आपके अंदर नई नई क्रिएटिविटी जागृत होगी और आने वाले समय में आप कुछ नया कर पाएंगे। खुद पर विश्वास रखिएगा, रोना मत रोइएगा भी मेरे तो साइंस में हाथ तंग है या कुछ और है, ये बातें पहले थी। आज से आपको कतई ऐसा नहीं सोचना है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। बस आप साथ दीजिएगा, साइंस से प्रेम करना सिखा देंगे आपको किस प्रकार से। तो थोड़ा सा पुनः देखिएगा। एक चीज और यहां गौर करिए, यहां कुछ फॉर्मूले भी आपके सामने आए हैं। कौन कौन से? CO2 किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या है? जल है। MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। CH4 क्या है? मेथेन है। तो ये फॉर्मूले भी आपको ऊपर ही ऊपर अपनी कॉपी के रजिस्टर के हाशिए में लिखना है। CH4 मेथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी ऐसे फॉर्मूलों की बात करूं, आप अपनी कॉपी के हाशिए में इनको अलग से जरूर लिखें और जब भी आप अपने इन नोट्सों को दोबारा पढ़ें तो इन पर गौर करते रहें। और एक दिन ऐसा आएगा भी इन्हें देखना भी नहीं पड़ेगा। जिन बच्चों के याद नहीं है वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज की अपनी वीडियो क्लास में हमने क्या समझा? हमने ये समझा भी पदार्थ में दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं। बाहरी परिवर्तन, जब नया परिवर्तन नहीं होता, नया पदार्थ नहीं बनता, वो भौतिक परिवर्तन। और जब अंदर भी चेंज हो जाए, बाहर भी चेंज हो और अंदर भी, तो वो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में हम लिखते हैं। और आगे हम बात करेंगे भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना क्यों जरूरी है और किस प्रकार बैलेंस किया जाता है। तो इसी प्रकार बने रहिएगा, आनंद लीजिएगा। और आज की क्लास आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। कोई भी किसी प्रकार की समस्या है कमेंट कीजिएगा और इसी प्रकार हम रेगुलर पढ़ेंगे आपके साथ। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।